नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार यादव और आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में जानेंगे। जीएसटी क्या है, जीएसटी कब लागू हुआ, जीएसटी के टाइप्स क्या है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जीएसटी क्या है। तो जीएसटी सबसे पहले एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इंडिया में मेनली दो टाइप के टैक्स है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स। वही इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स इत्यादि आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस दोनों पर लागू होता है। ठीक है, अब देखते हैं जीएसटी कब आया भारत में। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और जीएसटी लागू होने का कारण क्या था? जीएसटी के पहले वैट लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सर्विस टैक्स लगता था, इत्यादि अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते थे, जिससे क्या होता था, टैक्स बर्डन बढ़ता था। ठीक है, यानी मतलब अभी अगर आप वस्तु की सप्लाई करते हैं तो उसके लिए जीएसटी है, अगर आप सर्विस की सप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी जीएसटी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अगर आप वस्तु को सेल कर रहे हैं और वस्तु वस्तु को अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसमें वैट लग रहा है, और वस्तु का अगर उत्पादन कर रहे हैं तो आप उसमें एक्साइज ड्यूटी लग रहा है। अगर वस्तु को आप किसी किसी व्यक्ति को आप सर्विस दे रहे हैं तो उसमें, या सर्विस ले रहे हैं तो उसमें सर्विस टैक्स लगता था। तो अलग अलग प्रकार के टैक्स बर्डन जीएसटी के पहले थे। तो ये सबको हटाकर जीएसटी को इंडिया में लागू किया गया। ठीक है, और 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी है वो पूरे भारत में लागू हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं टाइप ऑफ जीएसटी। तो मेनली जो जीएसटी है उसके 3 टाइप है। कौन कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। चौथा एक और जीएसटी है जिसको हम यूटीजीएसटी के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है, ये कहाँ लगता है? ये वहां लगता है जहां केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जीएसटी जो है, जीएसटी के जो प्रकार हमने अभी देखे हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये कहाँ कौन से राज्य में कब और कैसे चार्ज होता है, इसको हम आगे समझेंगे। ये जो वीडियो है एक जीएसटी का ओवरव्यू है, ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि जीएसटी क्या है, उसके टाइप कौन कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। अब हम देखते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे टर्नओवर के आधार पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं की सप्लाई करता है और उसका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए को एक्सीड कर गया है, मतलब 40 लाख रुपए से 1 रुपए भी अगर जाता होता है पूरे साल भर में, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वही अगर आप किसी वस्तु सॉरी वही आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप अगर सर्विस सेवाएं देते हैं, तो वहां पास आपके लिए जो लिमिट है वो है 20 लाख रुपए। ये हम बात कर रहे हैं सामान्य राज्य के लिए। सामान्य राज्य में अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले सामान्य राज्य की लिस्ट कौन कौन सी है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप गूगल करेंगे तो। ठीक है, या अगर आपको लिस्ट चाहिए दोनों राज्यों की कि स्पेशल कैटेगरी और जो नॉर्मल स्टेट है, कौन कौन से नॉर्मल स्टेट है और कौन कौन से स्पेशल स्टेट है, तो उसकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो नॉर्मल स्टेट के लिए जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है वो 40 लाख रुपए है। यदि आप 40 लाख रुपए से 1 रुपए भी आपका एक्सीड हुआ तो आपको आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पूरे साल भर का टर्नओवर यहाँ पास चेक किया जाता है। वहीं पास सर्विस के लिए अगर आप कोई सर्विस देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, तो जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है वो है 20 लाख रुपए। ठीक है, यही स्पेशल कैटेगरी वाले जो स्टेट होते हैं, खासकर जो पहाड़ी या उत्तर पूर्वी राज्य होते हैं, उसके लिए जो गुड सप्लाई का लिमिट है वो 20 लाख रुपए है। मतलब आप साल भर में 20 लाख के ऊपर गुड की सप्लाई करते हैं और 20 लाख से ऊपर आपका लिमिट हो चुका है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये किसके लिए है? स्पेशल कैटेगरी वाले जो स्टेट है उसके लिए है। ठीक है, और वहीं सर्विस के केस में अगर स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट का कोई व्यक्ति सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो, और उसकी लिमिट 10 लाख को क्रॉस कर गई है, तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पास एक सवाल उठता है कि मेरा जो लिमिट है 40 नॉर्मल स्टेट के लिए या कोई भी
व्यक्ति है जिसका लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है, मान के चलो मेरा लिमिट 40 लाख रुपए है, मैं वस्तुओं को मतलब जो माल है उसकी सप्लाई करता हूँ। अब मेरा जो लिमिट है 40 लाख रुपए है, क्या मेरा लिमिट 40 लाख रुपए है और मैं चाहता हूँ, मेरा लिमिट पूरा नहीं हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं जीएसटी में रजिस्टर हूँ, क्या मैं रजिस्टर्ड हो सकता हूँ? बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। और जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है उसके कुछ फायदे हैं, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पास वैकल्पिक रजिस्ट्रेशन के फायदे, यहाँ पास जो टॉपिक है इसको आप पढ़ लेना। यहाँ पास मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले अगर आपका लिमिट अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो सबसे पहले उसको फायदा है आईटीसी मिल जाता है। आईटीसी क्या है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये जो वीडियो है वो बिगनर्स के लिए है कि जीएसटी क्या है, उसके टाइप्स क्या है, आईटीसी और जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर हमारी डिटेल वीडियो भी आने वाली है, ठीक है। दूसरा, अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो बिजनेस है वो सर्टिफाइड हो जाता है, ठीक है, आप एक लीगल बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप बैंक लोन या कोई टेंडर पास करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको कराना आवश्यक है, ठीक है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मेन दो स्कीम आती है, रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको दो स्कीम देती है, पहला रेगुलर स्कीम और दूसरा कंपोजिशन स्कीम। तो पहले बात करते हैं रेगुलर स्कीम की, ठीक है। तो रेगुलर स्कीम कौन ले सकता है? सबसे पहले हमने बात किया रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन किसको करवाना अनिवार्य है? तो रजिस्ट्रेशन करवाना किसको अनिवार्य है? जिसका लिमिट 40 लाख रुपए को क्रॉस कर गया है पूरे साल भर में। यहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पास स्कीम की बात हो रही। रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम क्यों, अभी आगे समझेंगे इसको। सबसे पहले हम यहाँ पर जो देखें उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिमिट जो है वो 40 लाख रुपए है गुड्स के केस में, और सर्विस के केस में है 20 लाख रुपए। मतलब आप 40 लाख रुपए से ऊपर का सामान अगर बेच रहे हैं पूरे साल भर में तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। वही सर्विस आप दे रहे हैं पूरे साल भर में 20 लाख के ऊपर तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। लेकिन आपको यहाँ पर गवर्नमेंट एक क्या देती है, स्कीम देती है, एक सुविधा देती है। कौन सी स्कीम? रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम की बात हो रही है अब यहाँ पर, ठीक है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि रेगुलर स्कीम क्या है, ठीक है। रेगुलर स्कीम, जिसको नॉर्मल स्कीम भी बोलते हैं, नॉर्मल स्कीम उसके लिए है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है पूरे साल भर में। यहाँ पर लिखा है सभी बड़े व्यापारियों और सेवा दाताओं प्रदाताओं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है पूरे साल भर में, ठीक है, उसके लिए क्या है? रेगुलर स्कीम, ठीक है, ठीक है। और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है उसके लिए कौन सी स्कीम है? कंपोजिशन स्कीम है, ठीक है। यहाँ पर दो स्कीम गवर्नमेंट आपको देती है, पहला रेगुलर स्कीम, दूसरा कंपोजिशन स्कीम। रेगुलर स्कीम में वही जाएगा जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है पूरे साल भर में। और दूसरी चीज, अगर कोई नॉर्मल आदमी जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं है, क्या वो रेगुलर स्कीम में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। रेगुलर स्कीम को आप अपने हिसाब से, अगर आपका टर्नओवर या आपकी लिमिट क्रॉस भी नहीं हो रही है, 1.5 करोड़ के ऊपर एक्सीड नहीं कर रही है, फिर भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर स्कीम के अलग फायदे हैं। दूसरा, आपको गवर्नमेंट ऑप्शन देती है कंपोजिशन स्कीम का। कंपोजिशन स्कीम वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, ठीक है। वस्तुओं, अगर अगर आप कोई वस्तु की सप्लाई करते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चर हैं, सप्लायर है, तो अगर आपका जो टर्नओवर है, साल का टर्नओवर है 1.5 करोड़ से नीचे है, तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फायदे किसमें है, ठीक है। ऊपर जो बात हुई, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको कराना है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन उस आदमी को कराना है अगर वो व्यक्ति वस्तुओं की सप्लाई करता है तो 40 लाख रुपए उसका लिमिट है। 40 लाख रुपए, अगर से 40 लाख रुपए से ज्यादा अगर वो वस्तुओं की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पूरे साल भर में वो व्यक्ति अगर 40 लाख से ज्यादा का माल बेच लिया है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। दूसरा, अगर सर्विस प्रोवाइडर है और उसने पूरे साल भर में 20 लाख से ऊपर की सेवाएं दे चुकी है, ठीक है, या दे चुका है, तो
उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यहाँ पास हुआ जो बात हमने पहले देखा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वो उसका एप्लीकेबल देखा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसके ऊपर लागू होगा। यहाँ पास मैंने बताया गुड्स और सर्विस के लिए कि गुड्स की लिमिट और सर्विस की लिमिट, लेकिन यहाँ पास एक आपको गवर्नमेंट क्या देता है, स्कीम देता है। अब ये स्कीम का फायदा क्या है वो हम देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया रेगुलर स्कीम किसके लिए है, जो 1.5 करोड़ के ऊपर जिसका टर्नओवर क्रॉस कर रहा है उसको रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा, और जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है वो उसके लिए कंपोजिशन स्कीम गवर्नमेंट देती है। ठीक है, यहाँ पास कंपोजिशन स्कीम गवर्नमेंट देती है जिसका टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ से नीचे हो। अब यहाँ पास हम देखते हैं कि दोनों का मतलब क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपोजिशन स्कीम को हम देखते हैं, इससे हमको समझ आएगा। ठीक है, ये किसके लिए है कंपोजिशन स्कीम, छोटे व्यापारियों के लिए जिसका टर्नओवर क्या है 1.5 करोड़ से नीचे है। ठीक है, और सेवाओं के केस में 75 लाख, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है 75 लाख रुपए है। ठीक है। अब सबसे पहले हम कंपोजिशन स्कीम को देख लिए। यहाँ पास 1.5 करोड़ से नीचे जो आदमी अगर चाहता है तो वो कंपोजिशन स्कीम, जिस आदमी को लगता है कि मेरा जो साल भर में टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा, तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। कंपोजिशन स्कीम के फायदे क्या है, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले टैक्स, अगर वो कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करता है वो व्यक्ति, ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले अगर वो व्यक्ति क्या करता है, वस्तुओं की सप्लाई करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा 1%, समझे, 1% पूरे जो साल भर में अपने वस्तुओं का 1% आपको क्या देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। समझ आ गया, 1% जो पूरा साल भर में उसको वस्तुओं की जितनी सप्लाई किया है, 1.5 करोड़ उसका टर्नओवर है, तो पूरे वस्तुओं का पूरा साल भर में जितना सप्लाई किया होगा उसने वस्तुओं का, उसका 1% किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। ये किसके केस में है, सप्लाई के केस में है, गुड्स की सप्लाई के केस में। ठीक है, वही सर्विस की सप्लाई के केस में 6%। अगर आप सर्विस की सप्लाई करते हैं पूरे साल भर में, ठीक है, और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, ठीक है, तो आपको 6% गवर्नमेंट को देना है। अब बात खत्म, यहाँ पास आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, वहीं कोई रेस्टोरेंट हैंडल करता है, कोई रेस्टोरेंट या होटल जो होता है, वहां पास उनको गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना होता है वो 5% करना होता है पूरे सालाना टर्नओवर का। ठीक है, पूरे सालाना टर्नओवर का उसको 5% 5% गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ठीक है, वहीं सामान के केस में हम वस्तुओं के सप्लाई में 1% है, सर्विस के केस में 6% है, और रेस्टोरेंट के केस में है 5%। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं कि इसमें क्या है, हमको कोई भी जो है क्या है, बुक कीपिंग नहीं रखना पड़ता। बुक कीपिंग मतलब कोई भी हमको अपना अकाउंट हमको चाहे तो हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अपना जो जैसे हम एंट्री करते हैं बुक्स की एंट्री, वो कंपलसरी नहीं है। हमको साल में केवल 4 रिटर्न डालना पड़ता है कंपोजिशन स्कीम वाले को, वो भी CMP 08 साल में 4 बार त्रैमासिक रिटर्न भरना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले अगर आप इसका ड्रॉबैक देखते हैं हम कि कंपोजिशन स्कीम के जो फायदे हैं और उसके नुकसान क्या है। सबसे पहले हमने जो देखा यहाँ पास कि फायदे उसको टैक्स दर वस्तुओं के लिए, अगर वो वस्तुओं की सप्लाई कर रहा है और 1.5 करोड़ से नीचे उसका टर्नओवर है, तो पूरे साल भर में उसको सामान का जब जीएसटी रिटर्न वो डालेगा, जब भी वो जीएसटी रिटर्न अपना फाइल करेगा, ठीक है, तो उसको वस्तुओं की अगर सप्लाई है, गुड्स की सप्लाई करेगा, तो 1% उसको 1% उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। सर्विस के केस में 6%, और अगर वो होटल या रेस्टोरेंट अगर वो चला रहा है तो उसको 5% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, और यहाँ पास कागजी कार्यवाही बताया गया है कि यहाँ पास हमको रिटर्न कौन सा डालना है, चार बार हमको डालना है, साल में 4 बार CMP 08 हमको भरना होता है। ठीक है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम के फायदे और नुकसान, अब नुकसान देखते हैं कि नुकसान क्या है कंपोजिशन स्कीम के। तो यहाँ सबसे पहले है कि यहाँ पास ITC नहीं मिलता। ITC GST में मेन टॉपिक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर ITC नहीं मिलेगा तो कोई भी आदमी आज के डेट में अपना बिजनेस नहीं कर पाएगा।
ठीक है? क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, माल खरीदना भी पड़ता है। और माल जहाँ खरीदोगे वहां पास आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप जीएसटी पे करते हैं माल खरीदने के टाइम, तो आपको बेचने के टाइम भी उससे, जब आप माल बेचोगे तो आपको भी सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट करने पड़ेगा। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहला चीज, आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते कंपोजिशन स्कीम में। सबसे पहली बात ये कि आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते कंपोजिशन स्कीम में। दूसरा, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप सप्लाई करते हैं तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तीसरा जो देखते हैं कंपोजिशन स्कीम के जो नुकसान है, आप इंटर स्टेट बिक्री नहीं कर सकते। आप दूसरे किसी भी राज्य में, इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल नहीं बेच सकते। समझ रहे हैं आप कि यहाँ पास जब आप कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं तो वहां पास आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल नहीं भेज सकते। साथ ही साथ जब आप कंपोजिशन स्कीम चुनेंगे तो अगर आप जब टैक्स बिल बनाते हैं, टैक्स इनवाइस, तो वहां पर टैक्स इनवाइस की जगह कंपोजिशन स्कीम आपको ऊपर में शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पास आप सबको कंपोजिशन स्कीम के बारे में पता चल चुका होगा कि कंपोजिशन स्कीम के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। गवर्नमेंट हमको दो स्कीम यहाँ पास प्रोवाइड करती है, एक रेगुलर स्कीम और दूसरा कंपोजिशन स्कीम। रेगुलर स्कीम में क्या होता है, आपका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, तभी भी आपको 1.5 करोड़ के ऊपर है तो आपके लिए कंपलसरी है कि आपको रेगुलर स्कीम ऑप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ के ऊपर क्रॉस नहीं हुआ है, और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर स्कीम में जाऊं, उसको ऑप्ट करूं, तो आप बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले यहाँ पास फायदे हैं कि सबसे पहले यहाँ पास आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सबसे बड़ा फायदा यहाँ पास इनपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जो आईटीसी आपने पे किया है माल खरीदने के टाइम, वो आपको यहाँ पास मिल जाएगा, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरा चीज, यहाँ पास जब हम देख रहे थे यहाँ पास कंपोजिशन स्कीम, तो यहाँ पास आप इंटर स्टेट मतलब राज्य के बाहर आप सप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन रेगुलर स्कीम में आप राज्य के बाहर कहीं भी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सीजीएसटी मतलब जो एक्सपोर्ट या राज्य के बाहर मतलब इंटर स्टेट सप्लाई है वो आप कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर जब आप रेगुलर स्कीम ऑप्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा स्लैब रेट काम करने, जब हम स्लैब रेट में काम करते हैं, वो स्लैब रेट कौन कौन सा रहता है, 5%, 12%, 18%, 28%। ये चारों स्लैब रेट में हम लोग काम करते हैं। अभी तक जीएसटी में 4 ही स्लैब रेट हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। इसी के हिसाब से हमको रेगुलर स्कीम में काम करना होता है। ठीक है, साथ ही साथ हमको क्या करना पड़ता है, जब भी अगर हम वस्तुओं की सप्लाई करें या सर्विस की सप्लाई करें, और अगर आप रेगुलर स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटीआर 1 हर महीने और जीएसटीआर 3 भी हर महीने फाइल करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है रेगुलर स्कीम वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पास कागजी कार्यवाही में आप लिखा है नीचे, आप पढ़ सकते हैं इसको। ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास जो लिखा है, जो रेगुलर स्कीम है, जो लोग नॉर्मल स्कीम ऑप्ट करते हैं, मतलब रेगुलर स्कीम जो ऑप्ट करेंगे, कौन लोग ऑप्ट करेंगे, जिसका 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो गए उनको तो ऑप्ट करना ही करना है। और जो चाहते हैं कि हम शुरू से रेगुलर स्कीम ऑप्ट करें, चाहे ताकि हमको आईटीसी मिले, वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो ऑप्ट करते हैं रेगुलर स्कीम, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो जितना भी महीने भर में जितना भी माल सप्लाई किए रहेंगे महीने भर में, उसका रिटर्न आपको हर मंथ भरना पड़ेगा। मतलब हर महीने आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी आपको भरना पड़ेगा। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी क्या है, ये सब के बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप मेरा ब्लॉग भी आप पढ़ सकते हैं। मेरा ब्लॉग है वो टैली टैक्स प्रो के नाम से है। मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, टैली टैक्स प्रो, ये मेरी वेबसाइट है। इसमें मैं डेली ब्लॉग पोस्ट करता हूँ जो शेयर मार्केट, एक्सेल, टैक्सेशन, ये सबसे रिलेटेड होते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पास हमने देखा कि रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम क्या है। यहाँ पास ऊपर में हमने पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन किसको करवाना है,
तो सबसे पहले हमने जाना रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है वो है 40 लाख गुड्स के केस में, और सर्विस के केस में 20 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पास हमको ऑप्शन देती है कंपोजिशन स्कीम का, ठीक है, कि अगर आपका 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन ऑप्ट कर लो, ताकि आपको क्या, सामान अगर आप बेचो तो 1% आप गवर्नमेंट को दे दो, ठीक है। सेवाएं अगर सेवाएं अगर सर्विस आप प्रोवाइड करो तो 6% आपको देना है, और रेस्टोरेंट अगर आप मैनेज कर रहे हैं, होटल या रेस्टोरेंट, तो आपको 5% आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं पास कागजी कार्रवाई, अगर यहाँ पास बुक कीपिंग की बात की जाए तो यहाँ पास आपको साल भर में 4 बार CMP-08 फॉर्म भरना पड़ेगा, रिटर्न फॉर्म जो है ये। और इस जो कंपोजिशन में है इसमें आपको ITC नहीं मिलेगा, आप इंटर स्टेट सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कंपोजिशन स्कीम के फायदे और नुकसान हमने पढ़ा, और साथ ही साथ रेगुलर स्कीम को भी हमने जाना कि रेगुलर स्कीम में के क्या क्या फायदे हैं। अब यहाँ पास एक कंपेरिजन टेबल है जिसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हम देख लेते हैं एक बार टर्नओवर की सीमा, ठीक है, रेगुलर स्कीम में। तो यहाँ पर रेगुलर स्कीम अगर किसी को ऑप्ट करना है तो उसके लिए कोई सीमा नहीं है, मतलब अगर आप रेगुलर स्कीम में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो रेगुलर स्कीम में वही आदमी जाएगा जिसका 1.5 करोड़ से ऊपर है, उसको जाना ही जाना है। और जिसका 1.5 करोड़ से नीचे है, ठीक है, जो चाहता है रेगुलर स्कीम हो, मैं शुरू से ऑप्ट करूं, मेरा जो लिमिट है 1.5 करोड़ के ऊपर क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को ITC चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं रेगुलर स्कीम में शुरू से जाऊं, तो वो शुरू से रेगुलर स्कीम में जा सकता है, इसीलिए यहाँ पास लिखा है कोई सीमा नहीं, ठीक है। यही कंपोजिशन स्कीम में यहाँ पास 1.5 करोड़ इसीलिए दिया गया है क्योंकि कंपोजिशन स्कीम उसी को मिलेगा जिसका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे हो, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं ITC। अगर हम रेगुलर स्कीम लेते हैं तो हमको ITC मिलेगा, और कंपोजिशन स्कीम मिल लेते हैं तो ITC नहीं मिलेगा। रिटर्न, ठीक है, अगर हम रेगुलर स्कीम लेते हैं तो हमको एक तो सबसे पहले हमको डालना पड़ेगा क्या, GSTR 1 और GSTR 3B, ठीक है, ठीक है। जो जटिल प्रक्रिया है, ये नॉर्मल जो कंपोजिशन स्कीम में जितना बेनिफिट मिलता है उससे टफ होता है, क्योंकि यहाँ पास हर महीने हमको GST रिटर्न हमको डालना पड़ता है। वहीं पास यहाँ पास कंपोजिशन सरल इसको इसीलिए बोला गया है यहाँ पास क्योंकि यहाँ पास टैक्स बर्डन नहीं के बराबर होता है, टैक्स बर्डन यहाँ पास नहीं रहता, ठीक है। आपको त्रैमासिक 3 महीने में एक बार CMP-08 फॉर्म आपको फाइल करना होता है रिटर्न के लिए, ठीक है। और यहाँ पास जो टैक्स स्लैब है, यहाँ पास आपको जो नॉर्मल टैक्स स्लैब है 5 से लेके 28, 5, 12, 18, 28, इसके अंदर आपको काम करना पड़ता है आपके गुड्स के अकॉर्डिंग, जो आपके माल है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पास काम करना पड़ता है अगर आप वस्तुओं की सप्लाई करते हैं, ठीक है। वही फिर यहाँ पास जो अगर हम कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो यहाँ पास फिक्स है, अगर आप वस्तुओं की सप्लाई करते हैं तो 1%, ठीक है, और सर्विसेज है तो 6%, और आप होटल या रेस्टोरेंट मैनेज कर रहे हैं तो उसके लिए 5% है, ठीक है। इंटर स्टेट बिक्री, अगर रेगुलर स्कीम अगर लेते हैं तो हम इंटर स्टेट बिक्री कर सकते हैं, और कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं तो नहीं कर सकते। साथ ही साथ हम ITC भी नहीं ले सकते कंपोजिशन स्कीम में। तो यहाँ पास एक टेबल है जिससे आपको समझने में आसानी होगी GST में रेगुलर और कंपोजिशन स्कीम को, ठीक है। अब यहाँ पास नीचे दिया गया है कि किसे चुने, अगर रेगुलर स्कीम अगर आप बड़े व्यापारी है और ITC चाहते हैं, आप बड़े व्यापारी हो या छोटे व्यापारी हो, अगर आप चाहते हो कि आपको ITC मिले तो आपको रेगुलर स्कीम में ऑप्ट होना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम वो चुन सकता है जो छोटे व्यापारी है, जो कम चाहता है, टैक्स बर्डन कम चाहता है, कम कागजी कार्रवाई चाहता है, तो उसको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आने वाले वीडियो में हम GST रिटर्न फॉर्म के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।